नमस्कार। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज टटोलने वाले हैं और ये खास चर्चा उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो सिविल सर्विसेज या दूसरी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और हमारे सामने जो सोर्सेज हैं वे मेंटोर एट होम करंट अफेयर्स से लिए गए हैं, जिसे एग्जाम की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म माना जाता है। एग्जैक्टली तो आज हम 2025 के आखिरी दिनों में खड़े हैं और अर्थव्यवस्था का एक 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि 2025 भारत के लिए कैसा रहा और 2026 में आगे की राह कितनी आसान या मुश्किल है। और हमारा मिशन बिल्कुल साफ है, इन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक आइडियाज को इतना सिंपल बनाना है कि आप इन्हें जनरल स्टडीज पेपर 3 और निबंध में आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में एक पुरानी कहावत है कि ये अपने आशावादियों और निराशावादियों दोनों को एक साथ निराश करती है, और 2025 ने इस कहावत को मुझे लगता है एक बार फिर सच साबित कर दिया। बिल्कुल, साल की शुरुआत में न्यू दिल्ली के पॉलिसी सर्कल्स में काफी ऑप्टिमिज्म था। हाँ, लग रहा था कि हम यूएस टैरिफ के तूफान से बच निकलेंगे। एग्जैक्टली लग रहा था कि भारत प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऑनस्लॉट से बच जाएगा, शायद कोई स्पेशल ट्रेड डील भी हो जाएगी। लेकिन साल खत्म होते होते ये दोनों उम्मीदें टूट गईं। अच्छा। ट्रंप प्रशासन ने 25% का वो रेसिप्रोकेटिव टैरिफ लगा दिया, और तो और रूस से कच्चा तेल खरीदने की वजह से 25% की अतिरिक्त पेनल्टी भी। ओहो। हाँ, H1B वीजा नियमों को भी और सख्त कर दिया गया। तो इसने भारत के गुड्स और सर्विसेज मतलब दोनों के एक्सपोर्ट इंजन पर ब्रेक लगा दिया। एक मिनट, ये रेसिप्रोकेटिव टैरिफ सुनने में तो बड़ा फेयर लगता है कि आप हमारे सामान पर टैक्स लगाओगे तो हम भी लगाएंगे। बिल्कुल, लेकिन असल में इसका असर एक ट्रेड वॉर जैसा हो सकता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये खतरनाक स्पाइरल शुरू कर सकता है, और शुरू में लगा भी कि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर शायद घुटने टेक देगा। सितंबर 2025 तक आंकड़े काफी खराब भी थे, लेकिन यहीं पर भारतीय अर्थव्यवस्था का वो कैरेक्टर सामने आता है जिसकी सब बात करते हैं, रेजिलियंस। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन सारे झटकों के बावजूद साल के अंत तक जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स थे वो मजबूत रहे। इन्फ्लेशन काबू में था, इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे थे। तो ये हुआ कैसे? देखिए, इसे जादू नहीं बल्कि स्मार्ट अडेप्टेशन कहेंगे। नवंबर 2025 तक यूएस को होने वाले हमारे निर्यात में एक जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। अच्छा। हाँ, इसके पीछे दो बड़ी वजहें थीं। पहली, हमारे एक्सपोर्टर्स ने उन चीजों पर फोकस किया जिन पर टैरिफ नहीं लगा था, जैसे फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट। और दूसरी वजह, उन्होंने यूएस के अलावा नए बाजार तलाशने शुरू कर दिए, डाइवर्सिफिकेशन। और इसमें रुपए का क्या रोल रहा? डॉलर के मुकाबले 90 के पार चला गया था। आमतौर पर हम रुपए के गिरने को एक बुरी खबर मानते हैं, पर क्या इस मामले में इसने एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का काम किया? एक हद तक हाँ। जब रुपया कमजोर होता है तो हमारे एक्सपोर्टर्स को अपने माल के बदले में ज्यादा रुपए मिलते हैं। तो उसने यूएस के 50% टैरिफ के असर को कुछ हद तक अब्सॉर्ब करने में मदद की। जी। लेकिन ये एक दो धारी तलवार है। सही बात है। एक कमजोर रुपया हमारे इंपोर्ट्स को महंगा बनाता है, जिससे देश में महंगाई बढ़ने का खतरा भी रहता है। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मतलब बाहरी संकट से निपटने के लिए हमने कुछ टेम्परेरी फिक्सेस तो कर लिए, लेकिन असली लड़ाई तो हर के अंदर ही होती है। बिल्कुल। और घरेलू मोर्चों पर क्या हुआ? बिल्कुल। और यहाँ भी एक पुरानी कहावत सच साबित हुई कि भारतीय पॉलिसी मेकर्स संकट का इस्तेमाल सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। हाँ। 2024 के आम चुनावों के बाद लग रहा था कि सरकार कोई बड़े पॉलिटिकली रिस्की सुधार करने से बचेगी। लेकिन जब अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने फॉर्म्स पुश किए। एग्जैक्टली। साल के दूसरे हिस्से में कई बड़े लेजिस्लेटिव एक्शंस हुए। जीएसटी दरों में कुछ जरूरी बदलाव किए गए। जो लेबर कोड सालों से अटके पड़े थे, उन पर भी सरकार ने काम आगे बढ़ाया। इसमें परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश की बात भी है, जिसमें सप्लायर लायबिलिटी प्रोविजंस को बदलने की बात कही गई है। ये मामला काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। इसे डाइल्यूट करने का असल मतलब क्या है? देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है। पहले नियम ये था कि किसी न्यूक्लियर हादसे की स्थिति में प्लांट बनाने वाली विदेशी कंपनी पर अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती थी। अच्छा। इस वजह से कोई भी बड़ी विदेशी कंपनी भारत में निवेश करने से डरती थी। सरकार ने इन नियमों में कुछ ढील दी ताकि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। तो क्रिटिक्स इसे सुरक्षा से समझौता कहते होंगे। हाँ, जबकि सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी मानती है। इसके अलावा बीमा फर्मों में 100% विदेशी स्वामित्व की इजाजत देना भी एक बहुत बड़ा कदम था। तो इन सब सुधारों और बाहरी झटकों को मिलाकर देखें तो 2026 के लिए तस्वीर कैसी दिख रही है? क्या भारत अपनी हाई ग्रोथ स्टोरी जारी रख पाएगा?
हम 7.3% जीडीपी ग्रोथ जैसे बड़े आंकड़े सुन रहे हैं। आंकड़े तो हाँ काफी पॉजिटिव है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है और वित्तीय वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.3% है। और हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन भी काफी कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल, उन्होंने भी कहा है कि विकास दर 7% से ऊपर ही रहेगी। आरबीआई ने भी आने वाले क्वार्टर्स के लिए अपने अनुमान अपग्रेड किए हैं। ये 7.3% का आंकड़ा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना जरूरी है कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है। क्या ये सिर्फ कुछ बड़े शहरों और उद्योगों तक ही सीमित है? बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इस ग्रोथ के पीछे कई डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं। कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा रहा है, महंगाई काबू में है और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स यानी कंपनियों की वित्तीय हालत काफी मजबूत है। लेकिन जो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है वो है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। अच्छा। एक दशक से भी कम समय में ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भारत की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 4.5% हो गई है। ये फिनोमिनल ग्रोथ है। वाओ। और इसके पीछे की वजह क्या है? क्या हम सिर्फ सस्ते हैं या कुछ और भी अब ये सिर्फ सस्ते होने की बात नहीं रही। दुनिया की आबादी बूढ़ी हो रही है, उन्हें युवा वर्कर्स की जरूरत है। लेकिन अमेरिका और यूरोप में इमिग्रेशन पॉलिसीज सख्त हो रही हैं। तो अब काम भारत आ रहा है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज का उदय। ये बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के ग्लोबल ऑपरेशंस हब हैं जो अब भारत में खुल रहे हैं। ये जीसीसीज वाला पॉइंट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन सोर्स में वैल्यू एडिशन पर एक सवाल उठाया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें ये देखना होगा कि इन जीसीज में मतलब किस तरह का काम हो रहा है। क्या हम सिर्फ लो एंड बैक ऑफिस का काम कर रहे हैं या फिर हाई एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन का काम भी भारत में हो रहा है। असली फायदा तो तब होगा जब हम वैल्यू चेन में ऊपर जाएंगे, और ये एक ऑनगोइंग डिबेट है। ठीक है, तो डोमेस्टिक स्टोरी में कुछ मजबूत पॉइंट्स हैं, खासकर सर्विसेज सेक्टर में, लेकिन बाहरी दुनिया की मुश्किलें तो कम नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं। चीन को लेकर भी एक चिंता है। निश्चित रूप से भारी मोर्चे पर अनिश्चितता बनी हुई है। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में एआई बूम ने टैरिफ के कुछ बड़े प्रभावों को अभी छिपा रखा है। अच्छा। लेकिन वहां का लेबर मार्केट कमजोर हो रहा है और देर सवेरे टैरिफ का असर वहां की महंगाई पर दिखेगा। और चीन एक बड़ी चिंता है। कैसे? अमेरिका ने जिन चीनी सामानों पर रोक लगा दी है वो अब भारत जैसे एशियाई बाजारों में सस्ते दामों पर डंप किए जा सकते हैं। ओहो, तो इससे हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और स्थानीय उद्योगों को सीधा खतरा है। सीधा खतरा। तो हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम बाहरी झटकों से लड़ भी रहे हैं और सर्विस सेक्टर के दम पर आगे भी बढ़ रहे हैं। राइट। लेकिन अर्थव्यवस्था का एक इंजन जो सालों से सुस्त पड़ा है वो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। हाँ। सरकार के लिए ये सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, खासकर मेंस के नजरिए से। निजी निवेश। देखिए, निजी निवेश इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उद्यमियों को देश में पर्याप्त घरेलू खपत यानी डोमेस्टिक डिमांड नहीं दिख रही है। राइट। इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा नियम है, जब तक कारखानों में क्षमता उपयोग यानी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगातार 3-4 तिमाहियों तक 80% के आसपास न हो, तब तक कंपनियां नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से हिचकिचाती हैं। और अभी ये आंकड़ा कहाँ है? अभी ये आंकड़ा 75 से 77% की रेंज में अटका हुआ है। तो ये तो एक क्लासिक चिकन एंड एग वाली बात हो गई। कंपनियां कहती हैं कि लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं तो हम नई फैक्ट्री क्यों लगाएं, और आम आदमी कहता है कि अच्छी नौकरियां नहीं है तो हम खरीदे कैसे। बिल्कुल। इस साइकिल को तोड़ेगा कौन? यही सबसे बड़ा चैलेंज है। महामारी के बाद से अर्थव्यवस्था को 2 इंजनों ने संभाले रखा था, एक सरकारी खर्च और दूसरा शहरी अमीर वर्ग की खपत। हाँ, रिवेंज स्पेंडिंग जिसे कह रहे थे। बिल्कुल। लेकिन अब सरकार अपने खर्च पर लगाम लगा रही है और वो रिवेंज स्पेंडिंग भी खत्म हो रही है। एक्सपोर्ट्स भी स्लगिश रहने का अनुमान है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को एक नए मजबूत इंजन की सख्त जरूरत है। और वो इंजन सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये सिर्फ अगले साल की जीडीपी नंबर की बात नहीं है ना? इसका असर तो भारत के लॉन्ग टर्म फ्यूचर पर पड़ता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी कि 2047 तक हाई इनकम देश बनने के लिए भारत को औसतन 7.8% की दर से विकास करना होगा। हाँ, और ये बिना मजबूत निजी निवेश के असंभव है। सस्टेनेबल हाई ग्रोथ के लिए प्राइवेट सेक्टर का फुल पार्टिसिपेशन नॉन नेगोशिएबल है। ये पूरी बातचीत कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े करती है जो भविष्य की नीतियों को दिशा देंगे। और
ऐसे पेपर के लिए बेहतरीन टॉपिक्स हो सकते हैं, बिल्कुल। जैसे एआई का भविष्य या दुनिया भर की सरकारों पर बढ़ता कर्ज। सोर्स में इन्फ्लेटिंग अवे डेट का जिक्र है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सिनिकल कॉन्सेप्ट है। जब किसी सरकार पर कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके पास एक तरीका होता है उसे कम करने का। वो क्या? वो जानबूझकर महंगाई को बढ़ने देती है, जैसे ज्यादा पैसा छापकर। महंगाई बढ़ने से मुद्रा की कीमत कम हो जाती है और कर्ज का जो रियल वैल्यू है वो भी घट जाता है। इसे ही इन्फ्लेटिंग अवे डेट कहते हैं। बाप रे, तो क्या सोने की जो कीमतें आसमान छू रही हैं उसका इससे कोई लेना देना है? क्या ये इस बात का संकेत है कि लोग सरकारों की फिस्कल पॉलिसीज और करेंसीज में अपना भरोसा खो रहे हैं? काफी हद तक यही इंटरप्रिटेशन है। जब निवेशक भविष्य को लेकर अनसर्टेन होते हैं और उन्हें लगता है कि सरकारें अपनी मुद्रा को डीवैल्यू कर सकती हैं, तो वे सोने जैसी सेफ हेवन संपत्ति की ओर भागते हैं। तो सोने की बढ़ती कीमतें ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और घटते हुए भरोसे का एक बड़ा इंडिकेटर है। और अगर हम इसे भारत पर लागू करें तो हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल क्या है? सोर्स में श्रम और पूंजी के बीच की लड़ाई का जिक्र है। इसे हमारे एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। जरूर। इसे ऐसे समझिए कि अर्थव्यवस्था एक केक की तरह है। अब सवाल ये है कि इस केक का कितना बड़ा हिस्सा मेहनत करने वालों यानी श्रम या लेबर को वेतन के रूप में मिलेगा, और कितना बड़ा हिस्सा मशीनों और फैक्ट्री के मालिकों यानी पूंजी या कैपिटल को मुनाफे के रूप में मिलेगा। एग्जैक्टली। और टेक्नोलॉजी, खासकर एआई के आने से ये लड़ाई और भी पेचीदा हो गई है। कैसे? देखिए, टेक्नोलॉजी की वजह से मशीनें यानी कैपिटल हर साल ज्यादा प्रोडक्टिव होती जा रही हैं। तो चुनौती ये है कि हमारी नीतियां लेबर को यानी हमारे देश के करोड़ों युवाओं को कैपिटल के साथ compete करने का सबसे अच्छा मौका कैसे दे सकती हैं। अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो केक का ज्यादातर हिस्सा कैपिटल के मालिकों के पास ही जाता रहेगा और असमानता बढ़ेगी। और नए श्रम कोड इस दिशा में सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। मतलब हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को सच में डिविडेंड बनाने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। बिल्कुल। वो एक फाउंडेशनल स्टेप है, मंजिल नहीं। तो आज की इस गहरी और जरूरी चर्चा से हमारे एस्पिरेंट्स के लिए मुख्य बातें क्या हैं जिन्हें वे अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं? मेरे हिसाब से 3 की टेकअवेज हैं। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था ने बाहरी झटकों के सामने जबरदस्त लचीलापन यानी रेजिलियंस दिखाई है, खासकर सर्विसेज एक्सपोर्ट के मोर्चे पर। राइट। दूसरा, असली और गहरी चुनौती घरेलू है कंजम्पशन को रिवाइव करना, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का पहिया घूम सके। ये हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कुंजी है। और तीसरा, भविष्य का विकास 3 चीजों के बैलेंस पर निर्भर करेगा: निरंतर नीतिगत सुधार, वैश्विक अवसरों का फायदा उठाना और बाहरी अनिश्चितताओं का स्मार्टली मैनेजमेंट करना। शानदार। इन गहराइयों को समझना ही एक औसत उत्तर को एक असाधारण उत्तर से अलग करता है, और आपकी तैयारी को यही धार देने के लिए मेंटर एट होम मौजूद है। बिल्कुल। ये पूरा विश्लेषण मेंटर एट होम करंट अफेयर्स के हाई क्वालिटी मटेरियल पर आधारित था। मेंटर एट होम आपको टॉप क्वालिटी नोट्स, टेस्ट्स और PYQ एनालिसिस प्रदान करता है, जो आपकी तैयारी को स्मार्टर और इफेक्टिव बनाते हैं। और आप हमारा मेंटर एग्जाम प्रेप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको मुफ्त टेस्ट, नोट्स और 50,000 से ज्यादा MCQs मिलेंगे। तो ऐसे ही और जानकारीपूर्ण विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर। और अंत में एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, नए श्रम कोड सिर्फ एक छोटी शुरुआत है। तो सोचने वाली बात यह है कि भारत की विशाल युवा आबादी के लिए लेबर को कैपिटल के साथ compete करने का जमीनी स्तर पर असल में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब सिर्फ बेहतर स्किल्स है, या हमें सोशल सिक्योरिटी, वेजेस और काम करने के माहौल के बारे में भी नए सिरे से सोचना होगा? भविष्य की नीतियां इस संतुलन को कैसे साध सकती हैं? सोचते रहिएगा।